हिम वेलकम टू आवर क्लास। ये सिबा टेस्टिंग सर्विसेज की तरफ से जो सिंध टीचिंग लाइसेंस के लिए टेस्ट लिया जाएगा, ये उसका एक सैम्पल टेस्ट है। और इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो कोर्स आउटलाइन है उसको हम डिस्कस कर सकें कि हमारे इस टेस्ट के अंदर क्या चीज़ें पॉसिबली पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जी, यहाँ पे देखें तो टीचिंग का जो इस टेस्ट का जो सिलेबस है उसके दो पार्ट्स हैं, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक की परसेंटेज 40 रखी गई है और दूसरे की परसेंटेज 60 रखी गई है। अब इस 40% कंटेंट के अंदर वेटेज के अंदर जो कंटेंट नॉलेज है वो आएगा। कंटेंट नॉलेज से मुराद ये उसने नीचे बताया वो भी है कि क्लास 1 से क्लास 8 तक का जो करिकुलम है मैथमेटिक्स का, साइंस का और इसी तरह जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप इंग्लिश भी शामिल करें, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है और ये चीज़ें, ये कंटेंट नॉलेज है 40% का। मतलब अगर 100 नंबर का आपका टेस्ट होता है तो उसमें से 40 मार्क्स जो हैं वो आपके कंटेंट नॉलेज के रिलेटेड होंगे। दूसरा, इसमें अगर देखा जाए तो 60% वेटेज जो है वो दी गई है पेडागोजिकल कंटेंट को। अब यहाँ पे दो चीज़ें और हैं। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है मुझसे कि दे आर नॉट, अभी तक उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। मतलब आई मीन दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर नॉलेज। तो इसमें एक तो MCQs बेस्ड होगा आपका कंटेंट नॉलेज, और जो पेडागोजिकल कंटेंट है वो CRQ होगा। अब CRQ से क्या मुराद है? CRQ से मुराद होता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टेस्ट, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस दो तरह के हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपने उसका आंसर लिखना है, राइट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट का मतलब आंसर बनाना होता है खुद से। अच्छा, ये दो तरह का हो सकता है। इसमें एक चीज़ होती है, एक होता है इसका हिस्सा रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स, जिसको अगर हम आम मानों में देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन भी कहा जाता है, और दूसरा होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। तो आपको क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं। आगे हम सैम्पल टेस्ट भी देखेंगे। एक में रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन हो सकता है जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा हमारा एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन होता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो दोनों है ना कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, ये एक तो जो आपका कंटेंट है, पेडागोजिकल कंटेंट जो उसने मेंशन किया हुआ है, वो डायरेक्टली आपको एक टॉपिक दे देगा। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में आप क्या जानते हैं, आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर नोट लिखें। तो ये तो एक टॉपिक होगा कि मतलब वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के अंदर, CRQs के अंदर आपको एक डायरेक्टली टॉपिक दे देते हैं और उस टॉपिक को डिस्क्राइब या डिटेल करने को कह देता है। दूसरी जो सिचुएशन हो सकती है वो आपको कोई सिनेरियो दे सकता है। ठीक है, जैसे कि उसने सैम्पल टेस्ट के अंदर एक बात की हुई है। यहाँ पे वो क्या कर सकता है, वो आपको एक सैम्पल देगा, आपको एक सिनेरियो देगा और कहेगा कि इस सिनेरियो के अंदर आप क्या समझते हैं, कोई क्लासरूम टेक्निक किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, कोई लर्निंग थ्योरी किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। अगर एक बच्चा डीमोटिवेटेड है तो उसको मोटिवेट किस तरह से किया जा सकता है। वो सिनेरियो देगा कि एक बच्चा फॉर एग्जांपल अपने फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, फाइनेंशियल डिसेबिलिटीज़ की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो बच्चा क्लास में सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो डीमोटिवेटेड है। उसको डीमोटिवेशन को ख़त्म करने के लिए, मोटिवेशन लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो है। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस दो तरह से पॉसिबली आ सकते हैं। एक, वो आपको टॉपिक दे दे और डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ ले। दूसरा, वो आपको एक सिनेरियो दे और उस सिनेरियो के ऊपर ये जो पेडागोजिकल कंटेंट है वो कहे कि इसके ऊपर कौन सी लर्निंग थ्योरी अप्लाई होती है। या वो आपसे ये कह दे कि ये एक टॉपिक है, ये एक पैराग्राफ है, इसके ऊपर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को इस्तेमाल करते हुए, उसके फ़लाँ लेवल को इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चनर बनाएं, एक टॉपिक MCQs बनाएं। तो ये जैसा कि उसने सैम्पल में दिया हुआ भी है। दूसरा, मैंने बात की कि यहाँ पे सिनेरियो आपसे पूछ सकता है, कोई भी किसी किस्म का भी सिनेरियो दे सकता है। वो आप सिनेरियो दे के आपको कहेगा कि इसके ऊपर कौन सी लर्निंग थ्योरी अप्लाई होगी, इसके ऊपर कौन सी मोटिवेशन की थ्योरी अप्लाई होगी। या वो कहेगा कि आपने करिकुलम डेवलप करना है, आप टीचर हैं, आप करिकुलम डेवलपमेंट में आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो आप उसके अंदर कौन सी डोमेन्स को इस्तेमाल करेंगे, कौन सी फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम को इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो दो पार्ट, ये जो CRQ है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, ये दो तरह के हो सकते हैं।
एक रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस और दूसरे एक्सटेंडेड रिस्पांस। आगे जाके हम सिलेबस के अंदर इसके ऊपर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे, असेसमेंट के अंदर ये टॉपिक पढ़ा जाता है। दूसरा, वो जो दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये आपको वो टॉपिक बेस के ऊपर भी दे सकता है, वो आपको सिनेरियो बेस के ऊपर भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक यहाँ पे हमने दो बातें की हैं। एक तो हमने डिस्कस किया कि इस टीचिंग लाइसेंस टेस्ट जो है, इसके दो पार्ट्स होंगे। एक कंटेंट नॉलेज का जो कि 40% वेटेज में एमसीक्यू बेस्ड होगा, वो आप लोग खुद से पढ़ेंगे। और पेडागोजिकल कंटेंट के अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम वो डिस्कस करते हैं, फिर हम उनके क्वेश्चंस को लेके उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। So we are on pedagogical content knowledge of this teaching license test। यहाँ पे अगर देखें तो उसने लिखा हुआ है pedagogical content will be assessed from the curriculum developed by HEC, हायर एजुकेशन कमीशन का जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएड है, एमएड है, या एमए एजुकेशन है, या टीचिंग एजुकेशन है, उसके लिए जो कोर्स है एचईसी का, ये उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। और इन्होंने ये इसका लिंक भी दिया हुआ है कि आप इस लिंक के ऊपर जाके इस करिकुलम को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, ये बीएड सेकंड ईयर उसने मेंशन भी किया हुआ है, आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स लें बीएड की, ठीक है, बीएड की। और उनका कोर्स शुरू होता है 8601 से लेके 8601 से लेकर 8614 तक। ये जो बुक्स हैं, 14 बुक्स हैं, ये 14 पेपर्स हैं। अगर आप इन पेपर्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, डिटेल में जा सकते हैं, या आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये कोर्स एक ले लें, डाउनलोड कर लें उनकी वेबसाइट से, या आप ये ख़रीद लें। ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है 8601 से 8614 तक। आप इनको पढ़ें। आपका जितना भी कंटेंट है 60% का वो यहाँ पे इसके अंदर अच्छी तरह से कवर हो जाता है। और ये बहुत अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं। और जैसा कि आपका एग्जामिनर ये टेस्ट करेगा, जो सैम्पल टेस्ट उसने दिया हुआ है, अगर हम उसको एनालाइज करें और इनमें से कोई एक बुक लेकर देखें, तो इन बुक का कंटेंट और हमारे पेपर का कंटेंट ऑलमोस्ट एक ही तरह का होगा। क्वेश्चन हमसे वो पूछेगा कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे पूछने हैं कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव अप्रोच यूज़ की गई हो, तो इन बुक्स के अंदर हमें देखने को अप्रोच मिलती है। अच्छा, इसके अलावा भी एक दो बुक्स हैं, आई विल रिकमेंड, आगे जाके हम उनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये सारा सिलेबस 8601 से लेकर 8614 तक उनकी बुक्स में है, सॉफ्ट में है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 14 बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी 10 दिनों के अंदर या एक मंथ के अंदर। तो अब हमें इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। मतलब अब हमें कोई एक ऐसी बुक ढूंढना पड़ेगी जिसके अंदर ये सारी थ्योरीज, ये सारा कंटेंट जो है, ये सारा सिलेबस डिस्कवर किया हुआ है। ओके, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज पार्ट 2 के अंदर क्या क्या आता है। उसने पहली चीज़ दी हुई है मेथड ऑफ टीचिंग एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। अब मेथड ऑफ टीचिंग से क्या मुराद है कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं। इसको इंस्ट्रक्शनल मेथड भी कहा जाता है, इसको इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस भी कहा जाता है। इंस्ट्रक्शनल या टीचिंग अप्रोचेस एक ही बात है, जो डिफ्रेंशिएशन है वो आगे जाके हम करेंगे। अच्छा, इसमें फिर उसने दिया हुआ है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी होती हैं। ये जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज़ या स्ट्रेटजीज़ हैं ना, इनमें टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग स्ट्रेटजी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। इनमें से कुछ टीचर सेंटर्ड होती हैं, कुछ स्टूडेंट सेंट्रिक होती हैं, कुछ सब्जेक्ट सेंट्रिक होती हैं, और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो टेलिंग होते हैं, कुछ शोइंग होते हैं, कुछ ऑटोक्रेटिक होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं। ये सारी चीज़ें मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर डिस्कस की जाएंगी। इसमें ही आगे उसने ये बता भी दिया हुआ है, इसके अंदर आप इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ लेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरीज़ हैं, उनके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स क्या होते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है, ये चीज़ें आपसे डायरेक्टली टॉपिक पे भी पूछ सकता है वो आपको। या वो ये कह सकता है कि फ़लाँ क्लास के अंदर बच्चे एक दूसरे के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप बताएं ये कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पे डिस्कशन हो रही होगी या एक दूसरे के साथ शेयर करके चीज़ों को पढ़ा जा रहा होगा, तो वो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। तो वो सिनेरियो बेस्ड दे के आपको वो भी पूछ सकता है कि ये कौन सा सिनेरियो है, किस थ्योरी से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद जी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन लाजमी बनने वाला है, क्योंकि हमारा जितना भी करिकुलम है
स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो सारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बेस के ऊपर बना हुआ है। आजकल हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं वो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए अपने पेपर्स को सेट करते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमारा पूरा एक या एक से ज़्यादा लेक्चर्स भी लग सकते हैं। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। ये वहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है मुझे वो डिस्कस करना थी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये बड़ा डाइवर्स सा एक टॉपिक है। इसके अंदर एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिला के हम पहले इनको समझेंगे, फिर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़े का टॉपिक है और इसके ऊपर वो क्वेश्चन करता है। अच्छा जी, उसके बाद फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन से क्या मुराद है? देखें, एक चीज़ होती है फ़िलासफ़ी, हम फ़िलासफ़िकल फाउंडेशंस पढ़ते हैं सबसे पहले। फ़िलासफ़िकल या आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस, ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। फ़िलासफ़िकल फाउंडेशंस बताती हैं, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन से मुराद ये है कि एजुकेशन आई कहाँ से, आती कहाँ से, हमारा करिकुलम कहाँ से आता है। इसको फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम भी कहा जाता है और इसको फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। कि जब हमने अपना करिकुलम बनाना है तो उस करिकुलम को बनाते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो करिकुलम डेवलपर्स होते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ आती है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन या फिलोसफिकल फाउंडेशंस। मैंने अभी पीछे बात की है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसके अंदर मैंने बताया कि एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, तीन चीज़ें होती हैं। तो ये जो दोनों पहली फाउंडेशंस बताई हुई है ना उसने, ये हमें बताती हैं कि आपके एम्स क्या होंगे। मतलब जब आपने एक करिकुलम बनाना है, वो करिकुलम आप क्यों बना रहे हैं, उस करिकुलम के बनाने के कुछ मकासद तो होंगे ना, कुछ रीजंस तो होंगी। वो एम्स आती हैं आइडियोलॉजी से, किसी भी नेशन की आइडियोलॉजी से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आइडियोलॉजी होती है, किसी भी कहा जाता है कि जो किसी भी कौम का करिकुलम होता है वो उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, उसकी आइडियोलॉजी को शो कर रहा होता है। तो आइडियोलॉजी क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है, इसका एजुकेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसका करिकुलम डेवलपमेंट में क्या असर होता है, किस तरह से ये करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसीजर को, प्रोसेस को अफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसमें बेसिक चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी कि फ़िलासफ़ी और आइडियोलॉजी बेसिकली करिकुलम के एम्स बताती हैं। करिकुलम के ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है। करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो एम्स होते हैं। अब एम्स कहाँ से आते हैं, ये फ़िलासफ़ी बताती है, ये आइडियोलॉजी बताती है। उसके बाद सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप अपने एम्स बना रहे हो, एम की बेस के ऊपर आपने कंटेंट डेवलप करना होता है। जब करिकुलम डेवलपर सबसे पहले या पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट्स डिसाइड करती है ना कि हमारे करिकुलम के ये एम्स होंगे, उन एम्स की बेस के ऊपर आपने कंटेंट डेवलप करना होता है। ठीक है, कंटेंट से मुराद जो पढ़ाना है, ये भी करिकुलम का एक कंपोनेंट है। तो जो चीज़ पढ़ानी है उस वो सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन को मद्देनज़र रख के डेवलप की जाती है, डिज़ाइन की जाती है, लिखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसकी अक्सर एक एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ कि हमारे जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि हम मुस्लिम्स हैं, हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन का कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब उसको प्रोहिबिट किया जाता है हमारे स्कूल्स के अंदर। मतलब अच्छा नहीं समझा जाता कि हमारे स्कूल के अंदर इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाएँ। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये भी है कि 2-3 साल पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़े प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने ये इस तरह की एजुकेशन शुरू भी की थी और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, उसके अगेंस्ट हमें देखने को मिला। तो सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस में हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के जो हमारे कंटेंट के अंदर चीज़ें शामिल होंगी, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं, और अगर एक्सेप्टेबल हैं तो किस तरह से हैं, या हमारे कंटेंट को, हमारे एम्स को, हमारी सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस जो हैं वो किस तरह से इम्पेक्ट करती हैं। ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद अगली चीज़ है जी साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बात को अगर आप जहन में रखें ना, तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं। एम्स की बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कंटेंट कि हमने पढ़ाना क्या है। इसके अंदर भी फिर आपकी फ़िलासफ़ी, आइडियोलॉजी और आपकी सोशोलॉजिकल फाउंडेशन जो हैं वो अच्छी तरह से इम्पेक्ट होती हैं, असरअंदाज करती हैं इसको।
इस कंटेंट को अब बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, हाउ, ये वाला जो आंसर है ना, ये डिसाइड करती है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, या साइकोलॉजी से कहा जाता है। ये जो पूरी डोमेन है ये यहाँ पे पढ़ाई जाएगी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरह से हमारे एजुकेशन के ऊपर असरअंदाज होती है, या उसकी फाउंडेशंस में किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। तो मैं बात कर रहा था कि एम्स के बाद कंटेंट आता है, कंटेंट किस तरह से पढ़ाया जाएगा, ये इसको बोला जाता है टीचिंग मेथड्स, जो कि अभी हमने देखा कि हमारा इस सिलेबस का जो पहला कोर्स कंटेंट है वो टीचिंग मेथड्स हैं। अब टीचिंग मेथड्स कौन से होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। वैसे तो इसका एक अलग से क्राइटेरिया है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। टीचिंग मेथड डिपेंड करते हैं कि आपका जो सिलेबस है या जो कंटेंट है वो किस तरह का है। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पे टीचिंग मेथड्स जो इस्तेमाल करेंगे वो प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे, वो एक्टिविटी बेस्ड होंगे। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपके जो टॉपिक हैं, आपके टीचिंग मेथड्स हैं वो इस तरह के होंगे जहाँ पे हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझा जा सके। लाइक रोल प्ले है एक बड़ी एग्जांपल, रोल प्ले, हिस्ट्री को पढ़ाते वक्त रोल प्ले यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर समझाना है कि कोई बादशाह किस तरह का होता है, कोई टीचर किस तरह का होता है, कोई डॉक्टर, कोई ब्यूरोक्रेट किस तरह का होता है, तो उसके लिए रोल प्ले, ड्रामा वगैरह, टेबलोज वगैरह जैसे टीचिंग मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। ठीक है, पहली बात तो ये होती है कि आपका कंटेंट किस तरह का है। जिस तरह का आपका कंटेंट होगा, फिर साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस के अंदर जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो डिज़ाइन करते हैं कि ये टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल करें। डिसाइड टीचर करता है, डिज़ाइन जो है ना, पहले करिकुलम डिज़ाइन होता है और उसके बाद डिसाइड होता है। डिसाइड टीचर ने इन द क्लास करना है कि मुझे इन टीचिंग मेथड में से कौन सा टीचिंग मेथड अप्लाई करना है। अच्छा, वो कब डिसाइड होगा? जब टीचर को अपने स्टूडेंट का पता होगा। ठीक है, मैंने क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि टीचिंग मेथड्स किस तरह के होने चाहिए। अब अपने स्टूडेंट का पता होने से क्या मुराद है? स्टूडेंट का, ये बच्चे का पता, टीचर को पता होता है कि मेरा ये बच्चा जो है ये किस तरह का पढ़ता है, ये किस पेस से पढ़ता है, इसकी लर्निंग पेस क्या है, और इसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अगर हैं तो वो कौन सी हैं, उनको किस तरह से कैटर किया जा सकता है, जिसके लिए एक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की एक टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। तो एक अच्छा टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर डिसाइड कर लेता है कि मुझे अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। फ़लाँ बच्चा किस तरह से समझता है, फ़लाँ बच्चा किस तरह से समझता है, अब इन दोनों को किस तरह से मैं मिक्सड टीचिंग मेथड के ज़रिए पढ़ाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। जब एक टीचर डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को, यहाँ पे आगे इस्तेमाल होगा वो वर्ड देखिएगा यहाँ पे कहीं पे, डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज, जब एक टीचर डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज को समझता है, यहाँ पे भी डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के, एक बच्चा किस तरह से डेवलप हो रहा है, वो फाइनेंशियली किस तरह से डेवलप्ड है, वो साइकोलॉजिकली किस तरह से डेवलप्ड है, वो कॉग्निटिवली किस तरह से डेवलप्ड है, या वो फिज़िकली किस तरह से डेवलप्ड है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, लर्निंग थ्योरीज़ को देखते हुए, अगर एक टीचर अच्छी तरह इन चीज़ों से वाकिफ़ है तो वो क्लास रूम के अंदर खड़े हो ड्यूरिंग लेक्चर डिसाइड कर लेता है कि मुझे इस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक हो गया जी, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन और इस तरह हिस्टोरिकल फाउंडेशंस भी। देन वी विल मूव अहेड। तो अगला जो हमारा मेजर टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी है। इस पूरे को हम चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशनल साइकोलॉजी या ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन लाजमी बनने वाला है, क्योंकि जो क्लासरूम टीचिंग है वो डिपेंड ही इन चीज़ों के ऊपर करती है कि एक जो टीचर है उसको अपने बच्चे की लर्निंग नीड्स का पता हो। ठीक है, लर्निंग नीड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। लर्निंग नीड्स का कब पता होगा? जब उसने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ी होगी। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है कि बच्चा किस तरह से डेवलप होता है, उसको उसकी डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं। लाइक एनवायरनमेंट, जिसके ऊपर अगर फ्लिन इफेक्ट की बात करें तो वो एक डॉक्टर फ्लिन की एक थ्योरी है जिसमें वो कहता है कि हर 10 साल बाद आने वाली जो एक जनरेशन होती है उसका आईक्यू लेवल पिछली जनरेशन से 0.1 यानी कि 10% के हिसाब से बढ़ रहा होता है। तो वो क्यों बढ़ रहा होता है, उसके अंदर उसने एक थ्योरी, बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ बच्चों को एक जैसा माहौल दे के, कुछ बच्चों को डिफरेंट तरह का माहौल दे के। तो वो एक्सपेरिमेंट आगे जाके हम इसी के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर इंटेलिजेंस की थ्योरीज अगर आएंगी तो उसके अंदर पढ़ेंगे।
तो वहाँ पे वो प्रूव करता है कि जो इंटेलिजेंस कोशेंट है एक बच्चे का, उसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें तब पता चल सकेंगी जब हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है। मैं बात कर रहा था कि कौन कौन से फैक्टर्स, ये यहाँ पे उसने लिख भी दिया है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक एनवायरमेंटल होते हैं, एक जेनेटिक होते हैं। फिर आगे हम इसके अंदर मज़ीद ये पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो किस किस तरह से असरअंदाज होते हैं, और जेनेटिक फैक्टर्स किस तरह से बच्चे की इंटेलिजेंस के ऊपर, उसकी कोग्निशन के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर ये एक थोड़ा सा टॉपिक है कॉन्सेप्शन अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट, इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, के एक बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में हम क्या सोचते हैं, उसका टीचिंग लर्निंग के ऊपर क्या असरअंदाज होता है। एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल थ्योरी, ये बात देखें, ये मैंने पहले कर दी थी यहाँ पे कि जब करिकुलम डेवलप हो रहा होता है ना, तो उसका एक प्रोसेस है, उसके कंपोनेंट्स हैं, पहले एम्स डिसाइड किए जाते हैं, फिर कंटेंट, और कंटेंट की बेस के ऊपर टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टीचिंग मेथड्स की सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसके अंदर स्टूडेंट भी आता है, और मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि स्टूडेंट की नीड्स, जो लर्निंग नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टीचर अपने टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करता है। तो जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, जहाँ पे जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जब वो टीचिंग मेथड्स या जब इवन वो कंटेंट डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो वो एज लेवल्स को सामने रख के, बड़ी बड़ी सर्चेज होती हैं, एज लेवल्स को सामने रख के, सरफेस लेवल्स को देख के वो पहले कंटेंट डेवलप करते हैं, और फिर उसी एज के बच्चों के ऊपर उसको प्रैक्टिस करके, एक्सपेरिमेंट करके, कौन कौन से टीचिंग मेथड जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, वो यहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। ओके जी। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या चीज़, इसकी थ्योरीज़ कौन सी हैं, और इसके अंदर ये बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और ह्यूमनिज्म जो इम्पोर्टेंट लर्निंग थ्योरीज़ हैं, ये डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद आगे वो मोटिवेशन का फिर अगेन जिक्र कर रहा है, जो मैंने पहले बात कर दी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से मुराद लर्निंग नीड्स क्या हैं बच्चों की, किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, उसके फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट है जी, क्लासरूम किस तरह से मैनेज किया जाए। मैनेज करने से मुराद आपका क्लासरूम इस तरह का हो कि वो कंडूसिव टू लर्निंग हो। कंडूसिव टू लर्निंग से मुराद के वहाँ पे बैठे हुए जो बच्चे हैं उनका दिल सीखने को करे, और जो वहाँ पे टीचर है उसका दिल सिखाने को करे। तो ये सिंपल एक क्लासरूम एक कमरा नहीं होता, बट इट इज़ अ कंडूसिव टू लर्निंग। इसका कंडूसिव टू लर्निंग होना ज़रूरी है। अब कंडूसिव टू लर्निंग इसे किस तरह से बनाया जा सकता है, या ये कंडूसिव टू लर्निंग कब नहीं रहता, जब शोर होता है, जब क्लासरूम जो है वैसे कंडेंस होती है, जब वहाँ पे प्रॉपर एयर कंडीशनिंग नहीं होती, प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसको कंडूसिव नहीं बनाती। अब कंडूसिव कैसे बनाना है, उसको ओपन करना है, या क्या 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 स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या क्या थ्योरीज़ हैं इसके ऊपर, क्लासरूम के ऊपर, वो सारी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, देन इन द नेक्स्ट वी हैव क्लासरूम असेसमेंट एंड टेस्ट डेवलपमेंट इवैल्यूएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असेसमेंट क्या होती है कि असेसमेंट में आपने ये देखना होता है कि जो लर्निंग एम्स हैं क्लासरूम के लेवल पे आके वो एम्स ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है, ये आगे हम डिस्क्राइब करेंगे इसको अच्छी तरह से। क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पा रहे हैं या नहीं। अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पा रहे हैं तो लर्निंग एम्स अचीव हो पा रहे हैं। लर्निंग एम्स अचीव हो पा रहे हैं तो मतलब कि जो गवर्नमेंट की डिज़ायर थी, जिस वजह से पॉलिसी बनाई गई, जिस वजह से करिकुलम को डेवलप किया गया था, वो चीज़ें, वो अचीवमेंट्स हो पा रही हैं। ठीक है, तो इट कैन बी सेड कि ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपके एम्स डिपेंड कर रहे होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स आप पूरा साल पढ़ाते जाएं, हर टॉपिक के अलग से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप पूरा साल पढ़ाते जाएं, आप बच्चों को असेस ना करें, तो साल एंड के ऊपर आप उनकी इवैल्यूएशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आपको पता लगता है कि बच्चे को आती ही कोई चीज़ नहीं है। क्यों पता लगा? क्योंकि आपने ईयर एंड के ऊपर उसकी इवैल्यूएशन की है। तो इवैल्यूएशन जो है ये साथ साथ होती रहनी चाहिए।
ठीक है। इसकी भी आगे टर्म्स हैं, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट, फिर समेटिव एवेल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्लासरूम असेसमेंट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फिर वो असेसमेंट हमने करनी किस तरह से है, उसके लिए हमने टेस्ट लेना है या हमने ओरल असेसमेंट करनी है। अगर टेस्ट लेना है तो वो टेस्ट बनाना किस तरह से है, टेस्ट डेवलपमेंट, टेस्ट बनाते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम आ जाएंगी। टेस्ट किस तरह का होना चाहिए ये इसके अंदर आ जाएगा। असेसमेंट और इवैल्यूएशन को यहाँ पे हम एक ही टर्म समझेंगे, लेकिन आगे जाके इसके अंदर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कि क्लासरूम असेसमेंट है क्या, असेसमेंट करनी किस तरह से है, करनी क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने असेसमेंट करनी क्यों है। इसलिए कि हमें ये आइडिया हो सके हम जो बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चा सीख पा भी रहा है या नहीं सीख पा रहा, ठीक है। फिर इसके अंदर असेसमेंट किस तरह से करनी है, उसके लिए टेस्ट लेना है, इंटरव्यू लेनी है, ऑब्जर्वेशन करनी है। ये अगर हमने टेस्ट लेना है तो वो टेस्ट कौन सी टाइप का होना चाहिए। अगर हमें पता लग गया कि वो फॉर एग्जांपल एमसीक्यू हो, वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस हो या वो एक्सटेंडेड रिस्पांस हो, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन इसके अंदर आ गई। उसके बाद जी स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर, आई गेस इट इज़ द लास्ट टॉपिक। स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर के, चूँकि स्कूल भी एक कम्युनिटी होता है, इसको माइक्रोकॉज़म कहा जाता है, स्कूल को माइक्रोकॉज़म ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, स्कूल एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्कूल के जो करिकुलम होता है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब स्कूल के एनवायरनमेंट के ऊपर सोसाइटी का, कम्युनिटी का क्या इम्पैक्ट होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सोसाइटी अपना, कम्युनिटी अपना रोल प्ले कर रही हो पॉजिटिवली, कम्युनिटी में से कुछ लोग स्कूल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हों या फिज़िकली सपोर्ट कर रहे हों या अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके सपोर्ट कर रहे हों, तो वो स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर का एक अच्छा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। उससे स्कूल की जो आउटकम्स हैं वो अच्छी रहती हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक तो इम्पैक्ट क्या है इन चीज़ों का, उसके बाद ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी स्कूल की कम्युनिटी को बेहतर बनाते हैं, स्कूल को बेहतर बनाते हैं, हमारी कम्युनिटी को बेहतर बनाते हैं। और यहाँ पे फिर टीचर किस तरह से अपना रोल प्ले करता है स्कूल को एक कम्युनिटी बनाने में, या स्कूल एक कम्युनिटी बना हुआ है तो टीचर किस तरह से एक्सटर्नल कम्युनिटी से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर के लोगों से किस तरह से इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारा इसका जो सिलेबस है टीचिंग लाइसेंस का और बीएड का सारा सिलेबस है ये। लेकिन यहाँ पे जब अगर हम टेस्ट को देखते हैं तो मैंने पहले भी ये बता दिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के अंदर दो तरह से वो टेस्ट पूछता है, या तो वो टॉपिक डायरेक्टली देगा आपको, या वो आपको सिनेरियो देगा। अगर सिनेरियो भी देगा तो हमें उससे पहले उस टॉपिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। हम पहले डिफ़ाइन करेंगे कि ये सिनेरियो किस चीज़ से रिलेटेड है, फिर हम उसको उस चीज़ से रिलेटेड किस तरह से वो है ये वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आगे हम इंशाल्लाह जब कंटेंट डेवलप में जाएंगे तो इसको मज़ीद अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके जी।